Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grop. So in today's video, we're going to cover the unit Social Science Teacher as a reflective practitioner under Pedagogy of Social Science, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi, right? So our first topic is कि जो एक्शन रिसर्च हम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पर क्या जो है प्रॉफिट हमें होता है. सो बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एज अ सोशल साइंस टीचर इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस through self-reflection and action research. So action research is a valuable tool for social science teachers to enhance their teaching methods, understand students' learning needs and contribute to the broader educational community, right? तो जो एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि हम हमारे जो एक्शंस है उन पर रिसर्च करते हैं. जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, हमारी जो टीचिंग की प्रैक्टिसेस है उनको हम ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर करते हैं बच्चों की लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो एक जो चिंतनशील व्यवसायी बनना है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है. तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में एक चिंतनशील व्यवसायी होने के नाते आत्मचिंतन और कार्यवाही अनुसंधान के माध्यम से जो शिक्षण प्रथाएं हैं उनका निरंतर मूल्यांकन और उसमें सुधार करना यहाँ पर शामिल है. क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए अपनी शिक्षण विधियों को बढ़ाने, छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को समझने और व्यापक शैक्षिक समुदाय में योगदान करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, राइट? कि कैसे जो है यहाँ पर जो अध्यापक है बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है, राइट? तो इसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग टीचिंग चैलेंजेस, की उनकी जो टीचिंग उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक challenges or areas for improvement within your teaching practices. This could include issues related to students engagement, understanding of concepts, assessment effectiveness और classroom management, right? तो इनमें से कोई भी इशू हो तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी टीचिंग में यहाँ पर चैलेंज कहाँ आ रहा है. देन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे. डेवलप क्लियर एंड फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चंस दैट एड्रेस द आइडेंटिफाइड चैलेंजेस, राइट? अगर एग्जाम्पल हम लें, सो हाउ कैन आई इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, अगर ऐसा हमारा कोई रिसर्च क्वेश्चन है, राइट? और व्हाट स्ट्रेटजीज कैन इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन एनालाइजिंग सोशोलॉजिकल थ्योरीज, राइट? तो पहले हमें देखने की चैलेंज कहाँ पर आ रहा है, फिर एक रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर हमें डेवलप करना है कि जिसके ऊपर हमें यहाँ पर काम करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो शिक्षण चुनौतियां हैं उनकी पहचान करना है. तो अपने शिक्षण अभ्यास में सुधार के लिए विशिष्ट चुनौतियों या क्षेत्रों की पहचान करके हमें शुरुआत करनी है. इसमें छात्र सहभागिता, अवधारणाओं की समझ, मूल्यांकन प्रभावशीलता या कक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हम ले सकते हैं, राइट? फिर हमें क्या करना है, अनुसंधान प्रश्न तैयार करने हैं कि क्या प्रश्न यहाँ पर होंगे. तो स्पष्ट और केंद्रित अनुसंधान प्रश्न विकसित करें जो पहचानी गई चुनौतियों का समाधान करें. उदाहरण के लिए हम ऐसा क्वेश्चन को ही रख सकते हैं कि मैं ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दौरान छात्रों की सहभागिता को कैसा बढ़ा सकता हूँ, राइट? इसके ऊपर रिसर्च हम कर सकते हैं. या कौन से रणनीतियाँ समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण सोच कौशल में सुधार कर सकती है, राइट? देन प्लानिंग द रिसर्च प्रोसेस, उसके बाद जो रिसर्च की प्रोसेस है उसको हमें प्लान करना है. सो आउटलाइन द स्टेप्स यू विल टेक टू गैदर डेटा एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस इन योर टीचिंग प्रैक्टिस. दिस में इन्वॉल्व डिजाइनिंग लेसन प्लान, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज एंड डिटरमाइनिंग असेसमेंट मेथड्स, राइट? इसके बाद हमें देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया. अब हमें जो अपनी रिसर्च की प्रोसेस है उसको प्लान करना है, ठीक है? कि इसको समझाने के लिए अगर मैं लेसन प्लान अच्छे तरीके से बताऊँ तो क्या पता स्टूडेंट की एंगेजमेंट है वो बढ़ जाए, राइट? तो क्या इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज मैं यहाँ पर अपना सकता हूँ. देन डेटा कलेक्शन, सो कलेक्ट डेटा थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज और स्टूडेंट असेसमेंट्स. यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, राइट? उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है जिस भी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है? उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज करनी है, हमें इंटरव्यूज़ करने हैं, स्टूडेंट की असेसमेंट करनी है, ताकि एक वेल डिफाइंड डेटा हमारे पास उसके ऊपर हो, राइट? ताकि उस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सके. देन एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, सो एनालाइज द कलेक्टेड डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन. रिफ्लेक्ट ऑन हाउ योर टीचिंग प्रैक्टिस कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? उसके बाद जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है कि क्या क्या पैटर्न्स हैं यहाँ पर, क्या ट्रेंड्स बच्चे फॉलो कर रहे हैं, क्या इनसाइट्स है रिलेटेड टू आर रिसर्च क्वेश्चन, राइट? और उसके अकॉर्डिंग हमें वो एरियाज यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की नीड है. तो उसके बाद क्या करना है, हमें अनुसंधान प्रक्रिया की योजना बनाना है. डेटा इकट्ठा करने और अपने शिक्षण अभ्यास में बदलाव लागू करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करनी है कि हमें जो है कैसे कैसे इस चीज़ को करना है. तो एक प्लान हमें पूरा बनाना है.
इसमें पाठ योजनाएं डिजाइन कर सकते हैं, अनुदेशात्मक रणनीतियों का चयन करना और मूल्यांकन विधियों का निर्धारण करना शामिल हो सकता है, राइट। कि अगर इस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो क्या पता मैं अगर अपनी रणनीति यहाँ पर चेंज कर दूँ अनुदेशात्मक, तो वो हमें समझ में आ जाए। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी है। फिर डेटा संग्रह करना है, तो विभिन्न तरीकों जैसे अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार या छात्र मूल्यांकन के माध्यम से हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि भाई किस प्रकार का जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और सीखने की प्रक्रिया की एक व्यापक समझ हासिल करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही डेटा जो हमें कलेक्ट करने हैं। देन विश्लेषण करना है उस डेटा का, ठीक है। तो अपने शोध प्रश्नों से संबंधित जो पैटर्न है, जो रुझान है या जो अंतर्दृष्टि है, उसकी पहचान के लिए हमें जो एकत्रित डेटा हमने किया है उसका विश्लेषण करना है और इस पर चर्चा करें कि आपकी शिक्षण पद्धतियों ने छात्रों के सीखने के परिणामों में कैसे योगदान दिया है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको सुधार की यहाँ पर आवश्यकता है, राइट। देन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, राइट, उसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होनी चाहिए वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, इम्प्लीमेंट चेंजेस और इंटरवेंशंस इन योर टीचिंग प्रैक्टिस दैट कुड इन्वॉल्व एडजस्टिंग लेसन प्लान्स, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज और मॉडिफाइंग असेसमेंट टेक्निक्स, राइट। तो अब हमने जो एनालाइज किया है उसके बेस पर हम उसमें चेंजेस करेंगे कि क्या हमारी जो इंस्ट्रक्शन पहले थी तो उसमें हम क्या चेंज करके बच्चों को नए तरीके से सिखा सकते हैं, राइट। हमारी जो असेसमेंट की टेक्निक्स है उसमें हम जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, सो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंट चेंजेस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, collect additional data to assess the effectiveness of the interventions and make further adjustment and needed, right, as needed। तो हमें क्या करना है, अब जो हमने चेंजेस है उसको भी ले लिया कि कंसीडर कर लिया, हमने जो एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके बाद हमें इसको मॉनिटर करना है कॉन्टिन्यूसली, राइट, कि क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या आउटकम हमें मिल रहा है इन सारे चेंजेस को करने के बाद, राइट। देन उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा एडिशनल डाटा यहाँ पर जो है कलेक्ट करना है ताकि जो उसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, जो अपने मटेरियल दिया है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन हमने चेंज की है, ठीक है, उनको हम देख सके कि कितनी इफेक्टिवनेस उनमें है, राइट। और अगर उसमें फर्दर एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत है तो उसको भी हम यहाँ पर कर सकें, राइट। तो इसमें क्या करना है, हमें परिवर्तन लागू करना है। तो अपने विश्लेषण और चिंतन के आधार पर अपने शिक्षण अभ्यास में परिवर्तन या हस्तक्षेप हमें लागू करना है, राइट, कि क्या यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें पाठ योजनाओं को समायोजित करना, नई शिक्षण रणनीतियों को शामिल करना या मूल्यांकन तकनीकों को संशोधित करना शामिल हो सकता है, राइट। अब हमने उसमें परिवर्तन भी कर दिया तो उसकी निगरानी करनी है हमें, क्या वो सही तरीके से चल रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, और उसका मूल्यांकन करना है। तो छात्र सीखने के परिणामों पर कार्यान्वित परिवर्तनों के प्रभावों की हमें लगातार निगरानी करनी है और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करना है। और उसकी आवश्यकता अनुसार अगर अब भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर चेंज करने की हमें जो है आवश्यकता है तो वहाँ पर हमें उसको समायोजन करना, उसको चेंज करना है। Then sharing findings. So share your research findings with colleagues, administrators, and broader educational communities. Presenting at conferences, writing articles for professional journals, or participating in teacher professional development workshops can help disseminate valuable insights and contribute to the collective knowledge base, right? उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है इस रिसर्च क्वेश्चन में तो वो हमें शेयर करनी है ताकि एक ब्रॉड लेवल पे जो है हम अपनी नॉलेज को उसका बेस यहाँ पर बना सके, उसको दूसरों तक यहाँ पर हम जो है शेयर कर सके और जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पर हम उसके लिए कलेक्ट कर सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, सो एम्ब्रेस अ माइंडसेट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूज द फाइंडिंग्स फ्रॉम योर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट टू इन्फॉर्म फ्यूचर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड रिफाइन योर स्किल्स एज अ सोशल साइंस एजुकेटर, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें जब ये सारी चीज़ें पता चल गई, हमने शेयर भी कर दिया फाइंडिंग्स को, तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए जो है हमें इसमें लगातार जो अपनी लाइफ लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है इसमें रखनी चाहिए ताकि एज अ सोशल साइंस एजुकेटर हम जो अपनी स्किल्स है उनको और भी ज़्यादा रिफाइन यहाँ पर कर पाए, राइट। तो उसके बाद जो हमारे निष्कर्ष यहाँ पर निकले वो हमें साझा करने, राइट, कि कोई सम्मेलन हो रहा है या पेशेवर कोई पत्रिका है उनमें हम लेख लिख सकते हैं ताकि सभी को इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनके जो यहाँ पर विचार है उससे भी आपको कोई हेल्प हो जाए। फिर उसमें जो निरंतर सुधार हमें करना है, तो निरंतर सुधार और आजीवन सीखने की एक मानसिकता हमें अपनाने की, भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, आजीवन हमें सीखना चाहिए और भविष्य की शिक्षण प्रथाओं को सूचित करने और एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में अपने कौशल को निखारने के लिए हम कार्य अनुसंधान परियोजनाओं के निष्कर्षों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। Then next is our developing an action research plan for solving a problem in teaching learning of social science, right? कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए कैसे हम एक्शन रिसर्च प्लान बनाएंगे तो वो हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए, तो उसी को आइडेंटिफाई करना है, राइट, कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। लाइक हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू
critically analyze historical events and understanding their significance beyond memorization, right? तो ये हमारी प्रॉब्लम है. अब हमें रिसर्च क्वेश्चन देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है जिसका हमें आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो हाउ कैन टीचिंग स्ट्रेटजीज बी मॉडिफाइड टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग skills in analyzing historical events, or what impact do these modified teaching strategies have on students engagement and understanding, right? तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी है, देन हमें रिसर्च क्वेश्चन अपना फाइंड आउट करना है. तो हमें अब नेक्स्ट अपना है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम में एक समस्या के समाधान के लिए कार्य अनुसंधान योजना हमें विकसित करनी है, राइट? तो कार्य अनुसंधान योजना विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या समस्या है उसकी हमें पहचान करनी है, राइट? तो अगर हम समस्या की बात करें तो हम कोई ऐसी समस्या ले सकते हैं कि भाई कई छात्र जो है ऐतिहासिक घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और याद रखने से परे उनके महत्व को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, राइट? कि हमें समस्या जो फेस कर रहे हैं हम, तो इस शोध के प्रति जो हमें प्रश्न यहाँ पर निकालने के क्या हमारे प्रश्न है जिसका उत्तर हमें जो अपनी खोज में निकालना है. तो ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण रणनीतियों को कैसे संशोधित किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है. और इन संशोधित शिक्षण रणनीतियों का छात्र जुड़ाव और समझ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हमारा जो है शोध का प्रश्न यहाँ पर हो सकता है. देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट? कि जो साहित्य है हमें उसकी समीक्षा करनी है. कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन टीचिंग स्ट्रेटजीज for promoting critical thinking in social studies education, or identify effective instructional methods such as inquiry based learning, primary source analysis and सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, राइट? तो फिर उसमें जो हमारा लिटरेचर है उसको हमें रिव्यू करना है कि कैसे जो है हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लाइक जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को जो सोर्स है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बच्चों से करा सकते हैं, राइट? तो साहित्य की हमें समीक्षा करनी है कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें शिक्षा की आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कैसी शिक्षक रणनीतियाँ हैं जो उन पर जो साहित्य है उसकी हमें समीक्षा करनी है. और प्रभावित शिक्षण विधियों की पहचान करना है कि जैसे पूछताछ आधारित शिक्षा या प्राथमिक स्रोत विश्लेषण या जो हमारी सुकराती पूछताछ है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा मैथडोलॉजी कि क्या मैथडोलॉजी हमें अपनानी है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि अपनी जो पार्टिसिपेंट्स है वो कौन सी क्लास के, वो मिडिल स्कूल के हैं या हाई स्कूल के हैं अपने टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में, राइट? देन हमें इंटरवेंशन देखनी है. सो इम्प्लीमेंट मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रैटेजीज ओवर अ डिफाइंड पीरियड, राइट? कि हमें कोई अगर बच्चों को पहले चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, फिर हमने किसी नए तरीके से बच्चों को समझाना जो है चालू किया देखने के लिए क्या इससे बच्चों पर फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है. तो हमें क्या करना है कि कम से कम एक सेमेस्टर उसको उसी तरीके से पढ़ाना है ताकि हम अच्छे तरीके से देख पाए कि भाई बच्चों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? तो वो इंटरवेंशन हमें करनी है. देन डेटा कलेक्ट करना है, यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. सो प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट हमें करनी है कि हमने जब ये मेथड से बच्चों को पढ़ाना जो है स्टार्ट किया तो उससे पहले बच्चों का रिजल्ट कैसा था और अब कैसा है, राइट? तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर करने हैं, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें मेजर करने हैं. देन क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस टू ट्रैक स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, राइट? फिर हमें क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन करनी है कि भाई बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना है, उनकी एंगेजमेंट कितनी थी. देन student surveys or interviews to gather feedback on the effectiveness of the intervention, राइट? और उसके बाद हम स्टूडेंट से सर्वे करा सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं ताकि उनसे हम डायरेक्टली पूछ सकें यहाँ पर कि जो इंटरवेंशन थी उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है, राइट? देन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है. एनालाइज कलेक्टेड डेटा यूजिंग बोथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट, कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, और हमें थीमेटिक एनालिसिस जो हमारे क्वालिटेटिव डेटा है, तो दोनों ही टाइप से हमें उसकी एनालिसिस करनी है. तो फोर्थ नंबर पे हमें क्या करना है, जो कार्य प्रणाली है वो हमें बनाना है. जो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रतिभागी कौन सा है, कि कौन सी क्लास के लिए हम ये कर रहे हैं, वो मिडिल स्कूल का है या हाई स्कूल का बच्चा है. फिर हमें हस्तक्षेप देखना है, ठीक है, कि अगर पहले तरीके से हमारा समझ नहीं आ रहा है बच्चों को पढ़ाया हुआ तो किस तरीके से हम हस्तक्षेप करेंगे, राइट? कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब बोर्ड पे लिखवा रही हूँ उसके साथ साथ बोल रही हूँ. अगर मैंने ये हस्तक्षेप यहाँ पर कर दिया है तो उसको क्या करना है, मेरे को एक सेमेस्टर तक कम से कम उसी तरीके से पढ़ाना है ताकि मैं देख सकूँ कि भाई पहले जो मैं पढ़ाती थी उसमें जो है बच्चों को कैसे समझ आता था, और जब मैंने ये नई विधि से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है तो तब इसमें क्या चेंजेस है, राइट? फिर उसके बाद हमें डेटा संग्रह करना है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरीके से हमें इसको जो है उपयोग करना है. तो महत्वपूर्ण सोच कौशल में परिवर्तन को मापने के लिए हस्तक्षेप से पहले और बाद के आकलन करने, राइट? कि जब मैंने इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया उससे पहले बच्चों को कितना समझ आता था, और जब मैंने नया तरीका लागू किया है उसके बाद बच्चों को कितना समझ में आता है, तो उनका हमें आकलन करना है. उनकी जो महत्वपूर्ण सोच कौशल है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो हमें देखना है. देन छात्रों की सहभागिता और भागीदारी कितनी है
उसको ट्रैक करने के लिए हमें जो है कक्षा का अवलोकन करना है कि बच्चे कितनी भागीदारी यहाँ पर अपनी कक्षा में दे रहे हैं। फिर हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए हम छात्र सर्वेक्षण या साक्षात्कार जो है कर सकते हैं। देन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण हमें करना है, राइट। तो वर्तनात्मक आंकड़ों या जो हमारे विषयगत विश्लेषण है, दोनों का ही उपयोग करके हमें जो डेटा है उसका विश्लेषण यहाँ पर करना है। देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। डेवलप डिटेल्ड लेसन प्लान्स इनकॉर्पोरेटिंग मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज, राइट। कि जब डेटा कलेक्ट हो गया, अगर हमें पता लग गया कि हमारा तो पहले ही वाला मेथड ज़्यादा अच्छा था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान करेंगे, उसी में थोड़ा अलग से कुछ मॉडिफिकेशंस रखेंगे, राइट। और अगर हमें लगा कि हमारा नया वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। सो डेवलप डिटेल्ड लेसन प्लान्स इनकॉर्पोरेटिंग मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज। देन इनकॉर्पोरेट मोर प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ताकि बच्चों के लिए इंटरेक्टिव चीज़ को हम बना सकें। देन फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस एंड डिबेट्स टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। ताकि वो डिबेट्स के थ्रू जो है उनके क्रिटिकल स्किल्स जो है यहाँ पर डेवलप हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। देन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट वेल स्पॉटेड आर्ग्यूमेंट, राइट। फिर उसको स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे नहीं कर सकते हैं खुद से, उसको हम थोड़ा हेल्प देके जो है बच्चों से करा सके। मतलब थोड़ी उनकी जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उनको आधा सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कि भाई फिर बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, वो सोचने की शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग हमें यहाँ पर बच्चों को देनी है, गाइडेंस हमें बच्चों को देनी है, ताकि जो इंटरवेंशन है वो उसकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो पाए। देन डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स, सो एडमिनिस्टर प्री इंटरवेंशन असेसमेंट्स टू मेजर बेसलाइन लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड देन इम्प्लीमेंट मॉडिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग रेगुलर क्लास सेशंस, राइट। कि जो रेगुलर क्लास सेशंस है उसमें हमने जो मॉडिफाई किया अपने टीचिंग मेथड को उसको इम्प्लीमेंट करना है। कलेक्ट ऑनगोइंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन सर्वेज एंड असेसमेंट्स थ्रू आउट द इंटरवेंशन पीरियड, राइट। और उसके बाद जो हमारा इंटरवेंशन का पीरियड है कि जितने टाइम तक हमें उस नई मेथड से पढ़ाना है, पूरे उस पीरियड के अंदर जो है हमें उसको ऑब्जर्व करना है, सर्वेज करनी है, ठीक है। एक डेटा वहाँ पर कलेक्ट करना है कि बच्चों को कैसे यहाँ पर अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 5वें नंबर पे हमें क्या करना है, कार्यान्वयन करना है। तो संशोधित शिक्षण रणनीतियों को शामिल करते हुए विस्तृत पाठ योजना हमें यहाँ पर विकसित करनी है। अधिक प्राथमिक स्रोत दस्तावेज और मल्टीमीडिया संसाधन हमें शामिल करने, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट है, वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रोत्साहित करने के लिए संरचित चर्चा और बहस की सुविधा प्रदान करनी, राइट। कि मतलब इस टॉपिक पे यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे अच्छे तरह से चर्चा कर सके, उस टॉपिक पर यहाँ पर बहस कर सके, ताकि जो उनकी आलोचनात्मक सोच है वो बढ़ सके। देन छात्रों को अच्छी तरह से समर्थित तर्क तैयार करने के लिए मंच और मार्गदर्शन प्रदान करना है, राइट। तो समर्थन मतलब उसको थोड़ा हेल्प हम कर सकते हैं जिससे वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सके। देन डेटा संग्रहण प्रक्रिया हमें करनी है। तो महत्वपूर्ण सोच कौशल के आधारभूत स्तर को मापने के लिए पूर्व हस्तक्षेप मूल्यांकन का यहाँ पर प्रबंध करना है। देन नियमित कक्षा सत्रों के दौरान जो संशोधित शिक्षण रणनीतियाँ हैं उन्हें लागू करना है, ठीक है। बच्चों को उस नई तरीके से पढ़ाना है। और पूरे हस्तक्षेप अवधि के दौरान हमें अवलोकन, सर्वेक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना है कि भाई बच्चों को कैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है, राइट। तो हमें डेटा एनालिसिस यहाँ पर करनी है। वी हैव टू कंपेयर द प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट रिजल्ट्स टू मेजर चेंजेस इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, राइट। कि भाई जो इंटरवेंशन हमने की है उससे पहले बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे थे, अब कैसे, तो उनके रिजल्ट्स को हमें यहाँ पर कंपेयर करना है और मेजर करना है। देन एनालाइज ऑब्जर्वेशनल डेटा फॉर पैटर्न्स इन स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, राइट। देन हमें ऑब्जर्वेशनल डेटा देखना है कि बच्चों के एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन क्लास में कैसा है, क्या वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या सेम है, राइट। देन थीमेटिक एनालिसिस ऑफ सर्वे रिस्पॉन्सेज और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स एंड स्टूडेंट्स परसेप्शन, राइट। और उसके बाद हमें क्या है, स्टूडेंट्स से डायरेक्टली हम सर्विस से जो है या इंटरव्यूज़ के माध्यम से जो है उनसे उनका परसेप्शन है वो जानने का यहाँ पर ट्राई करेंगे कि उनको जो ये नई इंटरवेंशन हमने उनके लिए इम्प्लीमेंट की है वो कैसी लग रही है। देन रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, सो रिफ्लेक्ट ऑन द फाइंडिंग्स फ्रॉम डेटा एनालिसिस इन रिलेशन टू रिसर्च क्वेश्चन, राइट। तो हमें जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था उसके रिफ्लेक्ट में कौन सी फाइंडिंग्स मिली है उनको एनालाइज करना है। देन आइडेंटिफाई सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी हमारी सक्सेसफुल रही है और कहाँ पर हमें अभी नीड है इम्प्रूवमेंट की, वो देखना है। देन मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस बेस्ड ऑन इनसाइट्स गेन फ्रॉम द रिसर्च फाइंडिंग्स, राइट। देन हमें जो हमारी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस थी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स में जो मिली है उससे इंसाइट लेना है। एंड देन इम्प्लीमेंट रिफाइंड स्ट्रेटजीज इन सब्सिक्वेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस।
राइट। तो 7 नंबर पे हमें क्या करना है, डेटा विश्लेषण करना है। तो महत्वपूर्ण सोच कौशल में परिवर्तन को मापने के लिए हस्तक्षेप से पहले और बाद के मूल्यांकन के परिणामों की तुलना करनी, राइट। कि जो उसके पहले और बाद का जो मूल्यांकन है कि भाई पहले बच्चा कैसा कर रहा था, बाद में कैसा कर रहा है, उसकी यहाँ पर तुलना कर रही है, ठीक है। कि हम देख सके कि क्या बच्चा पहले अच्छे से सीख रहा था या अब सीख रहा है। देन छात्र सहभागिता और भागीदारी में पैटर्न के अवलोकन संबंधी डेटा का यहाँ पर विश्लेषण करना है, ठीक है। कि बच्चे की भागीदारी क्लास में बढ़ रही है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक्स में, ठीक है, या नहीं आ रहा। देन सामान्य विषयों और छात्र धारणाओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं या साक्षात्कार प्रतिलेखों के विषयगत विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है, राइट। कि अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चों से सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं लेंगे, सर्वे कराएंगे, और साक्षात्कार मतलब उनसे इंटरव्यू काइंड ऑफ डायरेक्टली पूछेंगे यहाँ पर कि भाई आपको जो ये नए तरीके से हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम वो बच्चों से यहाँ पर डायरेक्टली पूछेंगे। देन 8 नंबर पे आएगा चिंतन और क्रिया, राइट। तो जो हमारे शोध का प्रश्न था उसके संबंध में जो भी डाटा हमें मिला है, ठीक है, उसका उसका निष्कर्ष हमें निकालना है, उसका विश्लेषण करना है। देन जो हमारी सफल रणनीतियाँ थी वो हमें देखनी कि भाई कौन सी रणनीति जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल सफल हो गई है, बच्चे उससे ज़्यादा सीख रहे हैं, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें जो है और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है, सुधार यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। फिर शोध निष्कर्षों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर निर्देशात्मक दृष्टिकोण को हमें यहाँ पर संशोधित करना है, और उसके बाद में शिक्षण अभियान में जो प्रकृष्ट रणनीतियाँ हमने बनाई हैं उनको लागू करना है। देन dissemination, so share research findings through presentations at professional conferences, workshops और seminars, right। कि अब हमें क्या करना है, इनको मतलब शेयर करना है जो हमारे प्रोफेशन में है सेम। अगर हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं जो भी सेम प्रोफेशनल है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो अपनी फाइंडिंग्स है हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के, उनको शेयर करना है, पब्लिश करना है इनको अगर हो सके तो, जो भी हमारे एडिटोरियल जर्नल्स होते हैं। देन कोलैबोरेट विद कलीग्स टू एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन सोशल साइंस एजुकेशन, राइट। और जो हमारे कलीग्स वगैरह हैं तो उनके साथ भी हमें यहाँ पर कोलैबोरेट करना है और एक्सचेंज करना है हमारी प्रैक्टिसेस का, ताकि जो सोशल साइंस एजुकेशन है उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाए। देन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट यहाँ पर होती रहनी चाहिए। सो एम्ब्रेस अ साइकिल ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बाय यूजिंग फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस टू रिफाइन टीचिंग प्रैक्टिसेस, राइट। कि भाई टाइम टू टाइम हमें वहाँ पर फीडबैक लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब हमने क्या क्या नया तरीका एक इम्प्लीमेंट कर दिया, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वो आज से 2 साल बाद तक अच्छा ही चलता रहेगा, राइट। उसके बाद हो सकता है हमें उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की नीड हो, वो अच्छा नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, हमें टाइम टू टाइम फीडबैक यहाँ पर लेना होगा कि ये अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको मॉनिटर हमें करना पड़ेगा। Then encourage ongoing dialogue with students, colleagues, and educational stakeholders to foster a culture of innovation and improvement, right। तो अभी क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर कलीग्स से स्टूडेंट्स हैं तो इनको एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट तो होगी, और एक को एक इनोवेशन के कल्चर में यहाँ पर हमें इन्वॉल्व करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट। तो 9th हमें क्या करना है, 9वें नंबर पे प्रसार यहाँ पर करना है। तो जो भी पेशेवर सम्मेलन होंगी, कार्यशालाएं होंगी या सेमिनार होंगे, तो वहाँ पे जो भी हमारे प्रश्न का जो निष्कर्ष निकला था वो हमें साझा करना है, ताकि दूसरे लोगों की भी यहाँ पर मदद हो सके। फिर शैक्षिक पत्रिकाओं या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें शोध के जो परिणाम है उनको प्रकाशित करना है, और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकर्मियों के साथ हमें यहाँ पर सहयोग करना है, राइट। और उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर रुक जाना है, हमें निरंतर सुधार उसमें करते रहना है, ठीक है। हो गया कि भाई आज जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ऐसा नहीं छोड़ सकते उसको कि भाई अब तो हो गया तरीका अच्छा, हो सकता है 6 महीने में 1 साल में हमें उसको दोबारा से चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत हो सकती है, बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, राइट। तो शिक्षण प्रथाओं को प्रकृष्ट करने के लिए फीडबैक और प्रतिबिंबों का उपयोग करके निरंतर सुधार का एक अपना चक्र बनाना है, राइट। कि हम बच्चों से फीडबैक यहाँ पर लेते रहें कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस हमें करने या नहीं करने, तो वो हमें यहाँ पर लेना है। फिर नवाचार और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रों, सहकर्मियों और शैक्षिक हितधारकों के साथ चल रही संवाद को यहाँ पर हमें प्रोत्साहित करना है, राइट। देन नेक्स्ट इज आर केस स्टडी, राइट। कि क्या नीड है केस स्टडी की और क्या इंपॉर्टेंस है एज अ स्कूल टीचर, राइट। सो केस स्टडी क्या करती है, प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल, द टीचर
and the context of social science education and clearly state the problem or challenge that the teacher is facing in their teaching practices, right? कि किसी भी चीज़ की अगर हम केस स्टडी करते हैं, मान लो स्कूल की केस स्टडी करते हैं एडमिशन से पहले, तो हमें पता चलता है कि भाई इसका 10th क्लास का रिजल्ट कैसा था, 12th का रिजल्ट कैसा था, टीचर्स यहाँ पर कैसे हैं, राइट? तो ये क्लियरली उनके बारे में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर टीचर हैं तो भाई वो कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है, लाइक कि भाई स्कूल तो अच्छा है लेकिन वहाँ पर ना इंग्लिश का थोड़ा अच्छा टीचर नहीं है, ठीक है? तो वो यहाँ पर क्या होगा, एक केस स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी नीड क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं कि इशू कहाँ पर आ रहा है। सो डिस्क्राइब द स्पेसिफिक इशू और चैलेंज द टीचर इज एनकाउंटरिंग इन टीचिंग सोशल साइंस, राइट? कि भाई टीचर को कहाँ पर यहाँ पर जो है सोशल साइंस पढ़ाते टाइम इशू आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी है। एक्सप्लेन वाई एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर इफेक्टिवनेस, राइट? और उसको बताना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम आप ये जो इशू है तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है? कि आप इसको क्यों रिजॉल्व करो और टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी इससे इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो उसका हमें रीज़न बताना, लाइक अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है हमें, लेकिन वो टीचर है सोशल साइंस का, लेकिन उसको मैप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट? तो उसको बार बार में देखना पड़ रहा है या वो गलत करा रहा है, तो हम ये प्रॉब्लम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई उसको जो स्पेटियल जो इंटेलिजेंस है उसकी वो कम है, ठीक है? तो वो यहाँ पर अगर उसको रिजॉल्व करेगी तो वो बच्चों के लिए अच्छा होगा, ताकि बच्चों को भी वो नए नए तरीके यहाँ पर बता सके कि वो मैप में कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो केस स्टडी एक स्कूल शिक्षक की आवश्यकता और महत्व इसके बारे में बताना है। तो परिचय क्या होगा कि जो स्कूल शिक्षक हैं, स्कूल शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षाएं, इसके संदर्भ में एक वो पूरी पृष्ठभूमि जानकारी केस स्टडी के माध्यम से हमें मिल जाती है। और शिक्षक को अपना शिक्षण अभ्यास में जहाँ पर समस्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसे हमें जो है स्पष्ट रूप में पता चल जाता है, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसकी महत्व क्या है कि उससे समस्या की पहचान यहाँ पर हो जाती है केस स्टडी से। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दे या चुनौती का हमें वर्णन करना है कि भाई कौन सा टॉपिक है जो टीचर हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है, राइट? और बताए कि छात्रों के सीखने और शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए इस समस्या का समाधान करना क्यों महत्वपूर्ण है, राइट? अब वो तो बोलेगा कि भाई ये तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, राइट? तो हमें उस अध्यापक को यहाँ पर बताना है कि भाई छात्रों के सीखने के लिए, राइट, और जो शिक्षक है उसकी प्रभावशीलता के लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। Then rationale for reflective practice. So discuss the importance of reflective practice in teaching and its relevance to social science education, right? कि जो टीचर हैं हमें उसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस यहाँ पर सिखानी है टीचिंग की, और उनकी इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस बतानी है यहाँ पर सोशल साइंस एजुकेशन में। हाईलाइट हाउ बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कैन हेल्प द टीचर इंप्रूव द टीचिंग मेथड्स एंड एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, राइट? और हमें इसका बेनिफिट बताना है कि भाई कैसे एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन के वो उसका जो टीचिंग का मेथड है वो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, और जो बच्चों के आउटकम्स है लर्निंग में वो भी इंक्रीज होंगे। देन लिटरेचर रिव्यू। सो रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन एजुकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट? कि जो भी हमारा लिटरेचर है उसको हमें रिव्यू करना है कि भाई वो कैसे टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। देन एक्सप्लोर रेलेवेंट रिसर्च स्टडीज, थ्योरीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन सोशल साइंस, राइट? और उसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करना है कि भाई कौन कौन से ऐसे रिसर्च स्टडीज़ हैं, थ्योरीज हैं या कैसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम सोशल साइंस को अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, राइट? तो चिंतनशील अभ्यास के लिए हमें तर्क करना है। शिक्षण में चिंतनशील अभ्यास के महत्व और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, और इस बात पर प्रकाश डालना है कि चिंतनशील व्यवसायी होने से शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने और छात्रों के सीखने के परिणामों में बढ़ावा देने में कैसे मदद मिलती है, राइट? कि अगर वो जो टीचर है वो शिक्षक है, अगर चिंतनशील व्यवसाय यहाँ पर बन जाए तो उसमें उसका भी भला है और साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी भला है। देन साहित्य की समीक्षा में यहाँ पर करनी है। तो शिक्षा में चिंतनशील अभ्यास और शिक्षक व्यावसायिक विकास के लिए जो इसके लाभ हैं यहाँ पर, राइट? कि अगर आप एक चिंतनशील अध्यापक बन जाओगे तो इसके क्या क्या लाभ हैं उनकी हमें समीक्षा करनी है। और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में चिंतनशील शिक्षण के संबंधित जो प्रासंगिक शोध हुए हैं उसमें पहले, राइट, कि किसी ने शोध किया हुआ उसके ऊपर कोई सिद्धांत है या कोई सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनका हमें अन्वेषण करना है।
देन मैथडोलॉजी हमारी क्या होगी, आउटलाइन द मैथडोलॉजी यूज्ड बाय टीचर टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, राइट, कि किस मेथड से जो है टीचर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है उसको हमें आउटलाइन करना है। डिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक टूल, टेक्निक्स और अप्रोचेस एम्प्लॉय टू रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट लर्निंग, राइट, और अगर कोई स्पेसिफिक टूल या टेक्निक यहाँ पर टीचर यूज़ कर रहा है तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। देन डेटा कलेक्शन, सो एक्सप्लेन हाउ डेटा वॉज कलेक्टेड टू इन्फॉर्म द टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, राइट, अब हमें बताने कि भी जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट करेंगे हम, ताकि जो टीचर की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है उसका अच्छे तरीके से इवेल्युएशन हम कर सकें। डिटेल द सोर्स ऑफ डेटा सच एज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट असेसमेंट, टीचर जर्नल्स और पीयर फीडबैक, राइट, और अब हमें बताना है कि जो डेटा हमने लिया है वो कहाँ से है, हमने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया है या बच्चों की असेसमेंट की है या किसी टीचर जनरल से वो लिया है, राइट, या कोई पीयर फीडबैक लिए, तो वो हमें डेटा में लिखना है यहाँ पर। देन डेटा जो हमें कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है। डिस्क्राइब हाउ द कलेक्टेड डेटा वॉज एनालाइज टू गेन इंसाइट्स इन टू टीचिंग्स इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट्स लर्निंग, एंड देन डिस्कस द पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स आइडेंटिफाइड थ्रू द डेटा एनालिसिस प्रोसेस, राइट, तो अब हमें क्या करना है कि क्या इंसाइट्स हमें मिल रहे हैं कि जो टीचिंग थी वो कितनी इफेक्टिवनेस यहाँ पर हो रही है, बच्चे की लर्निंग कैसी हो रही है, उस डेटा को यहाँ पर हमें एनालाइज करना है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या एजुकेशन का ट्रेंड वहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें कार्यप्रणाली बच्चे के कार्यप्रणाली देखने की, जो शिक्षक है वो कैसी कार्यप्रणाली यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो चिंतनशील अभ्यास में संलग्न होने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति की रूपरेखा में तैयार करनी है, और शिक्षक प्रथाओं और छात्र सीखने के प्रतिबिंब, छात्र सीखने को प्रतिबिंबित करने के लिए नियोजित किसी विशिष्ट उपकरण, तकनीक या दृष्टिकोण का वर्णन करना, राइट, कि अगर जो शिक्षक है वो सिखाने के लिए कोई विशिष्ट उपकरण या तकनीक का अगर उपयोग कर रहा है तो उसका भी हमें वर्णन करना है। तो जो डेटा है हमें उसका संग्रहण करना है। बताइए कि शिक्षक के चिंतनशील अभ्यास को सूचित करने के लिए डेटा को एकत्रित किया गया है और डेटा के स्रोतों का विवरण यहाँ पर हमें देना है कि जो डेटा हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, क्या हमने कक्षा का अवलोकन किया है या छात्रों का मूल्यांकन किया है, शिक्षक पत्रिकाओं से हमने ये डेटा लिया है या सहकर्मी प्रतिक्रिया से लिया है, राइट। फिर जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया तो उसका विश्लेषण हमें करना है। तो वर्णन करें कि शिक्षण प्रभावशीलता और छात्र सीखने में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो एकत्रित डेटा है उसका विश्लेषण कैसे किया गया, ये इसका हमें वर्णन करना है। और फिर डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी अगर पैटर्न, रुझान या अंतर्दृष्टि जो भी हमें मिली है उसका विश्लेषण करके उस पर हमें चर्चा करनी है। Then reflection and action. So present the teacher's reflection on their teaching practices and students' outcomes based on data analysis, right? कि जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है उस पर हमें क्या टीचर का रिफ्लेक्शन मिला है, उसकी टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी है, बच्चों के आउटकम कैसे, उनके बारे में बताना है। डिस्कस एनी चेंजेस और एडजस्टमेंट्स मेड टू टीचिंग मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एज रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और अगर हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिला है और उसके बिहाफ पे अगर हमने कोई टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज की है कि भाई नहीं इससे तो रिजल्ट गंदा आ रहा है, आप ऐसा करो, इस तरीके से पढ़ा के देखो, तो अगर ऐसा हमने कोई चेंज किया है तो उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना है। देन आउटकम्स एंड इम्पैक्ट, इवेलुएट द आउटकम्स ऑफ द टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एफर्ट्स, ठीक है, कि टीचर की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस थी उसके एफर्ट्स कितने हैं उनको इवेलुएट करना है। एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ऑन टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ, स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स इन सोशल साइंस एजुकेशन, राइट। और अब जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस थी टीचर की उसको देखना है कि भाई उससे जो टीचर है उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे के एंगेजमेंट वहाँ पर कितनी थी और लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, राइट। देन कंक्लूजन हमें लास्ट में देना है, समराइज द की फाइंडिंग्स एंड इंसाइट्स, ठीक है, जो हमारी केस स्टडी थी वहाँ पर की फाइंडिंग्स क्या थे, की इंसाइट्स क्या थे। देन रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर सोशल साइंस टीचर्स एंड इट्स रोल इन एनहेंसिंग टीचर्स इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर बताना है हमें कि भाई जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है टीचर के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पर बना देती है। देन प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस एंड रिसर्च इन दिस एरिया, राइट, कि हमने एक बार कर लिया है उसके बाद अगर इसी एरिया में ऐसे रिसर्च करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशंस हम यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, चिंतन और कार्यवाही। तो जो भी डेटा का विश्लेषण किया है हमने उसके आधार पर शिक्षकों की शिक्षण पद्धतियाँ कैसी हैं और बच्चों के परिणाम कैसे आ रहे हैं वहाँ पर, तो हमें उनके ऊपर विचार प्रस्तुत करने हैं। देन चिंतन के परिणाम स्वरूप शिक्षण विधियों या जो अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं अगर हमने किसी उसमें बदलाव किया, उसमें समायोजन किया तो उस पर चर्चा करनी, राइट, कि जो हमने चिंतन किया है यहाँ पर हमने देखा कि भाई अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है,
इस टॉपिक को जो है इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए था, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, समायोजन कर दिया, बदलाव कर दिया, ठीक है। तो अगर चिंतन के परिणाम के स्वरूप हमने कोई बदलाव किया है तो वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। देन उसका परिणाम और प्रभाव कैसा रहा है, राइट। तो शिक्षक के चिंतनशील अभ्यास प्रयासों के परिणामों का हमें मूल्यांकन करना है कि कैसे रहे हैं वो। और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में शिक्षक के पेशेवर विकास, छात्र जुड़ाव और सीखने के परिणामों पर चिंतनशील अभ्यास के प्रभाव पर हमें चर्चा करनी है। फिर हमें निष्कर्ष निकालना है कि जो भी हमने अध्ययन किया उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और क्या क्या अंतर्दृष्टियाँ वहाँ पर हमें मिलती हैं, उन्हें हमें प्रस्तुत करना है। देन सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए जो चिंतनशील अभ्यास है उसका क्या महत्व है और कैसे ये शिक्षण की प्रभावशीलता और छात्रों की सीखने की शक्ति को बढ़ाता है, तो उसकी भूमिकाओं को हमें बताना है। और इसी क्षेत्र में भविष्य में जो अभ्यास है, अनुसंधान है, तो उसके लिए सिफारिशें यहाँ पर हम दे सकते हैं। Then next is a development of a professional portfolio teaching journal, right? कि जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है उसको हमें कैसे डेवलप करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, सेट क्लियर गोल्स। सो डिफाइन द पर्पस ऑफ योर पोर्टफोलियो और जर्नल। इज इट फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर एडवांसमेंट, राइट। तो सबसे पहले हमें गोल बताना है यहाँ पर कि भाई ये क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोफेशनल रिफ्लेक्शन है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या करियर एडवांसमेंट के लिए है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गोल्स यू वांट टू अचीव थ्रू दिस पोर्टफोलियो सच एज इंप्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज और डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स, राइट। तो इसके बाद जो स्पेसिफिक गोल है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको क्या करना है, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को करना है, तो वो हमें क्लियर करना है। Then choose a format. So decide whether you want to create a physical portfolio or a digital portfolio, right? कि आपको पेपर पर पोर्टफोलियो बनाना है फिजिकली या आपको डिजिटली बनाना है, वेबसाइट पर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, और अ ट्रेडिशनल रिटर्न जर्नल। Then select the format that aligns with your preferences and allows for easy organization and access to content, right? कि आपके पास कितना कंटेंट है यहाँ पर लिखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट यहाँ पर देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से सब चीज़ों को एलैबोरेट कर सको, राइट। तो एक पेशेवर पोर्टफोलियो है या शिक्षण जो जनरल है उसका विकास कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला कदम हमारा होगा एक स्पष्ट लक्ष्य हमें निर्धारित करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये जो पोर्टफोलियो या शिक्षण जनरल हम बना रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो या जनरल का उद्देश्य परिभाषित करें कि क्या यह व्यक्तिगत चिंतन, व्यावसायिक विकास या करियर में उन्नति के लिए है, ठीक है, कि हमारा कौन सा उद्देश्य है इसका, व्यक्तिगत चिंतन है, व्यावसायिक विकास है या करियर में उन्नति है। देन उन विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें जिन्हें आप इस पोर्टफोलियो के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई शिक्षण प्रथाओं में सुधार करना चाहते हैं, व्यावसायिक विकास गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं या अपनी उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण कराना, तो आप क्या चाहते हो, तो स्पष्ट लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। फिर एक प्रारूप हमें चुनना है, तय करें कि आप भौतिक पोर्टफोलियो या डिजिटल पोर्टफोलियो बनाएंगे या एक पारंपरिक लिखित पत्रिका बनाना चाहते हो, राइट। कि आपको भौतिक बनाना है जिसको हम भौतिक पोर्टफोलियो मतलब पेपर पर लिख कर बनाना है आपको एक पोर्टफोलियो, या डिजिटल रूप में बनाना है आपको, सॉफ्ट कॉपी उसकी बनानी है, ठीक है। तो वो हमें प्रारूप चुनना है, ठीक है, कि हम ऑनलाइन आपको देंगे या ऑफलाइन अपना पोर्टफोलियो देंगे। और ऐसा प्रारूप चुने जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और आसान संगठन और सामग्री तक पहुंच की अनुमति देता हो, राइट। और अब एक ऐसा प्रारूप चुनना, हमें ऐसा फॉर्मेट चुनना है जिसमें जो हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है वो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर सके, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। देन डिटरमाइन कंटेंट कैटेगरीज, राइट, कि जो भी हम कंटेंट यहाँ पर लिखेंगे उसकी कैटेगरीज क्या क्या होंगी वो हमें डिटरमाइन करनी है। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज और सेक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो और जर्नल्स, राइट। कॉमन कैटेगरीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे टीचिंग फिलोसफी आप अपनी लिख सकते हो, टीचिंग प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स लिख सकते हो। देन क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन टीचिंग एक्सपीरियंसेस, देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स वर्क सैम्पल्स एंड असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, राइट। कि क्या क्या कंटेंट आप इंक्लूड करोगे। तो ऐसे आप जो है कंटेंट यहाँ पर आपको जो है फाइंड आउट कर लेना कि आपके पास क्या कंटेंट है और आप क्या क्या यहाँ पर लिखने जा रहे हो। देन कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट, राइट, कि कंटेंट हमने देख तो लिया है कि क्या क्या लिखना है, अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो गैदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड रिफ्लेक्शंस टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो, राइट। तो अब ऐसे लिख दिया हमने कि सर्टिफिकेशन, राइट, तो हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इनकी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है या आर्टिफैक्ट्स है वो हमें कलेक्ट करनी है। देन ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू द प्रीडिटरमाइंड कैटेगरीज टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, कि जो भी प्रीडिटरमाइंड कैटेगरीज है कि आपको ऐसे ऐसे इन चीज़ों को लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है, राइट।
तो जो सामग्री श्रेणियाँ हैं हमें उसको निर्धारित करना है। तो उन श्रेणियों या अनुभागों की पहचान करें जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो या जर्नल में शामिल करना चाहते हैं, राइट। कि जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ाना, पाठ योजनाएं और शिक्षण सामग्री हो सकता है आपका जो कोई श्रेणी है। कक्षा प्रबंधन रणनीतियों की श्रेणी हो सकती है। शिक्षण अनुभवों पर विचार की श्रेणी हो सकती है। व्यावसायिक विकास की गतिविधियाँ, छात्र कार्य के नमूने और मूल्यांकन, या प्रमाण पत्र, पुरस्कार या मान्यताएं जो आपकी श्रेणी यहाँ पर हो सकती है, राइट। देन जो हमें सामग्री है उसको एकत्रित करना है। यहाँ पर जो सामग्री की श्रेणियाँ थी उसमें जो सामग्री उसको एकत्रित करना और एक व्यवस्थित तरीके से लिखना है, राइट। ऐसे रैंडमली नहीं लिखना है। तो अपने पोर्टफोलियो या जर्नल में शामिल करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज, कलाकृतियाँ और प्रतिबिंब इकट्ठा करने, राइट। कि अगर हमने लिखा है कि भाई मुझे तो ये अवार्ड मिला हुआ, तो उसका प्रमाण पत्र मेरे पास होना चाहिए, राइट। तो वो हमें यहाँ पर जो दस्तावेज है उनको अपना इकट्ठा करना है। दिन संरचना और सुसंगतता बनाए रखने के लिए सामग्री को पूर्व निर्धारित जो श्रेणियां हैं उनमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। कि जैसे उसमें लिखा होगा कि पहले आपको ये सबमिट करना है, फिर ये लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। Then reflective writing. So allocate time regularly to reflect on your teaching experiences, successes, challenges and areas of growth, right? तो अपने आपको जो आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पर करना है, राइट। रिफ्लेक्टिव एंट्रीज डिस्कसिंग स्पेसिफिक टीचिंग मोमेंट्स, स्ट्रेटजीज यूज, स्टूडेंट्स रिएक्शंस एंड लेसन्स लर्न, राइट। और कोई भी आप अपनी टीचिंग के मोमेंट्स या कोई स्ट्रेटजी आपने ऐसी यूज़ की हो अच्छी, बच्चों के रिएक्शंस कैसे थे, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। देन इंक्लूड एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट, राइट। कि जो आपका इम्पैक्ट यहाँ पर आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का, उसका क्या एविडेंस था, आपको उसको शोकेस करना है। सो शोकेस एविडेंस ऑफ योर टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग सच एज टेस्टिमोनियल्स, असेसमेंट रिजल्ट और एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट वर्क, राइट। कि भाई मैंने इस तरीके से पढ़ाया था तो इतना अच्छा हो गया था, ठीक है। अब आपको इस बात को मानेंगे नहीं वो, क्योंकि आपको यहाँ पर एविडेंस अपनी हर जो भी चीज़ यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हो हर चीज़ का आपको यहाँ पर एविडेंस देना पड़ेगा। देन हाईलाइट एनी इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस इन स्टूडेंट्स आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम योर टीचिंग प्रैक्टिस, राइट। कि तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की रिजल्ट यहाँ पर ले सकते हैं कि देखो हमने ये मेथड यहाँ पर अप्लाई किया था और उसके बाद बच्चों के रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं, वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस से जो हमें मिली है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करके जो उनको एविडेंस यहाँ पर दे सकते हैं। फिर हमें चिंतनशील लेखन यहाँ पर करना है। तो अपने शिक्षण अनुभवों, सफलताओं, चुनौतियों या विकास के क्षेत्रों में विचार करने के लिए नियमित रूप से हमें समय यहाँ पर आवंटित करना है। और विशिष्ट शिक्षण क्षणों, उपयोग की गई रणनीतियाँ, छात्रों की प्रतिक्रियाएं कैसी थी और सिखाए गए पाठों पर चर्चा करते हुए जो चिंतनशील प्रविष्टियाँ हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है, राइट। कि कैसे किस तरीके से हमने सिखाया, क्या शिक्षण के अनुभव थे, क्या मुझे सफलताएं मिली, मुझे क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पर मिली, राइट। देन प्रभाव, ठीक है। कि हमने लिख तो दिया कि भाई मैंने ऐसा किया था, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है बच्चों का, ठीक है। तो जो प्रभाव यहाँ पर हुआ है आपका जो शिक्षण विधियों का, तो उसका साक्ष्य, उसका एविडेंस यहाँ पर आपको देना है, राइट। तो अपने शिक्षण की प्रभावशीलता और छात्रों के सीखने का प्रभाव का साक्ष्य यहाँ पर प्रदर्शित करना है। कि मैंने बोला अपने पोर्टफोलियो में लिख दिया, मैंने तो इस तरीके से पढ़ाए थे, सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है। लेकिन उसका कोई साक्ष्य मुझे यहाँ पर देना है, राइट। तो साक्ष्य यहाँ पर प्रदर्शित करना है। जैसे मैं बच्चे का यहाँ पर प्रशंसा पत्र, मूल्यांकन परिणाम या छात्र कार्य के उदाहरण ले सकती हूँ, राइट। कि एक तो आप लिख रहे हो बस मैंने किया था, आपने उसका कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं दिया, तो आपको नहीं मानेगा कोई, राइट। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट पेस्ट कर दिया, उसका पहले वाला और उसके बाद वाला, तो उनको दिखेगा कि भाई हाँ ये तो सच बोल रहे, पहले बच्चों को मतलब ऐसे नहीं आता था लेकिन अब इनका रिजल्ट जो है इम्प्रूव हो गया है। और अपने शिक्षण अभ्यासों के परिणाम स्वरूप छात्रों के परिणामों में जो भी सुधार या परिवर्तन हुआ है उस पर हमें प्रकाश डालना है। Then incorporate multimedia elements to enhance your portfolio or journals with multimedia elements such as photos, videos, audio recordings and interactive content, right? तो आप इसको भी अपने जो है पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो, अपने फोटोज़ को कैसे कैसे आपने कोई प्रैक्टिस यहाँ पर ऐसे यूज़ की, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या इंटरेक्टिव कंटेंट जो है उसको यूज़ कर सकते हो। देन यूज़ मल्टीमीडिया टू इलस्ट्रेट टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, राइट। कि भाई बच्चे कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ रहे थे, क्लासरूम में क्या क्या हमने एक्टिविटीज़ करी, तो उसके लिए मल्टीमीडिया का यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। एंड देन अपडेट रेगुलरली, सो मेक अ हैबिट ऑफ रेगुलरली अपडेटिंग योर पोर्टफोलियो और जर्नल विद न्यू कंटेंट, रिफ्लेक्शंस और अचीवमेंट, राइट। कि ऐसा नहीं कि मैंने अब 10 साल पहले एक पोर्टफोलियो बनाया था कि मैंने तो ये स्ट्रेटजी यूज़ की थी, बच्चों का टेस्ट जो रिजल्ट इंप्रूव हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको रेगुलरली यहाँ पर अपडेट करना है। स्केड्यूल टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन एट द एंड ऑफ ईच टीचिंग पीरियड और एकेडमिक ईयर, राइट। और उसके लिए क्या करना है, हमें उसके डॉक्यूमेंटेशन का भी एक स्केड्यूल यहाँ पर बनाना है कि किस टाइम पे जो है
एकेडमिक ईयर के एंड में हमें उसको यहाँ पर सबमिट करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करानी है, राइट। तो सेवन्थ क्या करना है, हमें मल्टीमीडिया के जो तत्व हैं उनको शामिल करना है, राइट। कि कोई फोटो, कोई वीडियो की, हमने बच्चों से कोई गतिविधि वहाँ पर कराई थी, कोई खेल कराया था, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया था, उसकी वीडियो बना सकते हैं। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, या इंटरेक्टिव सामग्री जैसे मल्टीमीडिया के तत्व हैं, तो हम अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। एक मैंने लिखा हुआ है कि मैंने तो ना बच्चों को ऐसे खिलाया था, उससे उनको ये समझ में आया और उससे उन्हें ये सीखा, राइट। और एक मैं उनको सीधा यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, उनको सीधा दिख रहा है, वो समझ रहे हैं। देन जो शिक्षण रणनीति या कक्षा की कोई गतिविधि थी, छात्र सहभागिता थी, तो सेम उसको दर्शाने के लिए भी हम यहाँ पर मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, राइट। फिर हमें क्या करना है, उसको नियमित रूप से अपडेट रखना है अपने पोर्टफोलियो को जो हमने बनाया है। तो अपने पोर्टफोलियो या जर्नल को नियमित रूप से नई सामग्री, प्रतिबिंब और जो उपलब्धियां हैं उनके साथ अपडेट करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 2-4 साल पहले कोई पोर्टफोलियो बनाया था, मैं उसी को यहाँ पर अभी तक दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मुझे बीच में कोई अवार्ड मिल गया हो, ठीक है, या मैंने कोई और तरीके से बच्चों को पढ़ाया हो, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला हो। तो जो भी चीज़ें हुई है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अपनी आदत बनानी है कि उसको हमें अपडेट करना है। प्रत्येक शिक्षण अवधि या शैक्षणिक वर्ष के अंत में चिंतन और दस्तावेजीकरण के लिए हमें यहाँ पर समय अपना निर्धारित करना है कि कब हमें उसका दस्तावेजीकरण कराना है। देन सीक फीडबैक, शेयर योर पोर्टफोलियो और जर्नल्स विद कलीग्स, मेंटर्स और सुपरवाइजर्स फॉर फीडबैक एंड सजेशंस, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, अपने कलीग्स हैं, मेंटर हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनको शेयर करेंगे ताकि वो फीडबैक यहाँ पर हमें दे सके, कोई सजेशन है वो हमें दे सके। इनकॉर्पोरेट फीडबैक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर पोर्टफोलियो जर्नल, राइट। तो फीडबैक यहाँ पर हमें देखनी कि कैसे हम उसकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस अपने पोर्टफोलियो की बढ़ा सकते हैं। Then reflect on growth and set new goals. So periodically review your portfolio or journal to reflect on your professional growth and accomplishment, right? तो हमें क्या है ना, पीरियडिकली देखना है कि भाई पहले मैं कैसे पढ़ाती थी, बच्चों का रिजल्ट कैसे आता था, अब क्या मैंने इंप्रूव किया है कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे को कोई अचीवमेंट यहाँ पर मिली है नहीं मिली है। देन सेट न्यू गोल्स बेस्ड ऑन एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन योर टीचिंग प्रैक्टिस, राइट। और हमें जो भी एरियाज वहाँ पर मिले हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अब हमें वहाँ पर नए गोल सेट करने कि हमें इनको कैसे यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो 9th नंबर पे क्या हमें फीडबैक यहाँ पर लेनी है। तो जो अपने पोर्टफोलियो बनाया है उसको अपने सहकर्मियों, जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, हमसे ऊपर आकाओ या पर्यवेक्षकों के साथ साझा करना है। और अपने पोर्टफोलियो या जर्नल की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए मैं फीडबैक, ठीक है, कि मैं उनसे दिखा सकता हूँ कि भाई आप चेक करके बताना कि इसमें क्या कहाँ पर इशू आ रहा है, किस तरीके से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उससे क्या है, हम उसकी जो गुणवत्ता है अपने पोर्टफोलियो की, उसकी प्रभावशीलता है, उसको बढ़ा सकते हैं। देन विकास पर चिंतन करें और नए लक्ष्य निर्धारित करें। तो अपने पेशेवर विकास और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो या जर्नल की हमें समीक्षा करनी है, ठीक है, कि भाई कैसे अपनी उपलब्धियाँ, मैंने कैसा पहले किया था, अब मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं टाइम टू टाइम देखना है। और सुधार के लिए जो पहचाने गए क्षेत्र हैं वहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करें और अपने शिक्षण अभ्यास में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखें, राइट। कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है मुझे वहाँ पर दिख रहा है कि भाई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर नए अपने लक्ष्य निर्धारित करने की किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी कि भाई बच्चे अब की बार तो ज़रूर इसको सीख जाएंगे, ठीक है। और उसकी उत्कृष्टता के लिए हमें यहाँ पर प्रयास जारी रखना है। Then next is our competencies for teaching social science to children with disabilities, right? कि भाई अब डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए क्या क्या इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, उनको हमें कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, राइट, कि किस टाइप के बच्चे को डिसेबिलिटी है, उसको किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। सो नॉलेज ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, क्या है यहाँ पर वो हमें समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ कैन इम्पैक्ट लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन, राइट। और हमें देखना कि भाई कोई जो स्पेसिफिक टाइप की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, ये सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बच्चे को यहाँ पर इफेक्ट कर रही है। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें देनी है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। सो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड एबिलिटी, राइट। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मीनिंग यही होता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम सबको अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएटेड तरीके से, राइट। देन यूज़
ऑफ वेरीड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, मटेरियल्स एंड असेसमेंट्स टू एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज, राइट। कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी जो आवश्यकता के अनुसार ही हम उसको असेस कर रहे हैं, राइट। कि अगर कोई बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है तो हम ऐसा तो है नहीं उसकी असेसमेंट नहीं करेंगे, राइट। तो उसके हम ऑरल असेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऑरली वो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, तो ऐसे हमें उनकी असेसमेंट यहाँ पर करनी है। उनके लिए जो भी यहाँ पर प्रेफरेबल स्ट्रेटजी है वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। देन नेक्स्ट है हमारा विकलांग बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की योग्यताएं हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो विकलांगता है उनकी हमें समझ होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे विकलांगता होती है, कौन सी विकलांगता में किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या उनको यहाँ पर समस्याएं होती हैं। तो सीखने की अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, शारीरिक अक्षमता और भावनात्मक व्यवहार संबंधी विकार सहित जो विभिन्न विकलांगताएं हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में जो विभिन्न विकलांगताएं हैं और सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं वो कैसे प्रभावित कर सकती है उनकी भी हमें समझ होनी चाहिए। फिर विभेदित निर्देश हमें यहाँ पर बच्चों को देना है। तो विविध शिक्षण आवश्यकता और प्राथमिकता और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए निर्देश में अंतर करने की यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए कि भाई बच्चे की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो हमारा जो निर्देश है उसमें अंतर कर सकता हूँ कि एक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार मैंने दूसरे तरीके से पढ़ाया और दूसरे बच्चे को जो उसकी आवश्यकता है मैं उसके अनुसार उसके तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो व्यक्तिगत सीखने की शैलियों और क्षमताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियों, सामग्रियों का आकलन करना है। यहाँ पर उपयोग सामग्रियों के जो उपयोग है उसका हमें यहाँ पर आकलन करना है कि भाई बच्चे की क्या ज़रूरत है उसको हमने वो प्रोवाइड करनी है और फिर जो रणनीतियाँ हमें बच्चे के लिए यहाँ पर बनानी है। देन यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग उसको इम्प्लीमेंट करना है। फेमिलियरिटी विद यूरियल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज टू क्रिएट एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट्स फॉर ऑल स्टूडेंट, राइट। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। कि कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला इन्वायरमेंट हम क्लास में बना सकते हैं। इनकॉर्पोरेट ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट इन सोशल साइंस लेसन, राइट। तो जो सोशल साइंस लेसन है उसमें कैसे हम रिप्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। देन अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम, सो स्किल इन अडेप्टिंग सोशल साइंस करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज वाइल मेंटेनिंग अलाइनमेंट विद एजुकेशन स्टैंडर्ड, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो भी कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और जो बच्चों की ज़रूरत है डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की, ठीक है, उनको भी यहाँ पर कैसे मेंटेन करना है, कैसे जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या अडेप्टेशन हम कर सकते हैं करिकुलम में, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाएं। तो वो हमें यहाँ पर देखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट, मटेरियल एंड एक्टिविटीज़ टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ असेसमेंट, राइट। तो जो भी हमारा मटेरियल है, कंटेंट है करिकुलम में, उसकी मॉडिफिकेशन अगर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें करनी है तो वो हमें करनी चाहिए ताकि जो भी बच्चा सीख रहा है वो अच्छे तरीके से सीखे, राइट। रेदर देन उसको हमने 10 टॉपिक सिखाया दिए कि ये तो पूरा करिकुलम में है आपको करना ही है और उसमें से उसको 4 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप उसको 4 ही टॉपिक सिखाओ, बहुत अच्छे से सिखाओ। तो सीखने के लिए जो सार्वभौमिक डिज़ाइन है उसको हमें फॉलो करना है। तो सभी छात्रों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए जो यूडीएल के सिद्धांत हैं और जो रणनीतियाँ हैं उनसे हमें परिचित होना है, उनको हमें लागू करना है। और सामाजिक विज्ञान पाठों में प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और जुड़ाव के जो साधन है उनका हमें समावेशन करना है। फिर जो पाठ्यचर्या है उसका हमें अनुकूलन करना है। तो शैक्षिक मानकों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए विकलांग छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें क्या कोई चेंज करना है तो वो अगर हमें करना है तो वो हम कर सकते हैं। और सभी छात्रों की पहुंच और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो सामग्री और गतिविधियाँ जो हैं उसमें संशोधन हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन असिस्टेड टेक्नोलॉजी अगर हमें किसी का यूज़ करना है तो सो नॉलेज ऑफ असिस्टेड टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन असेसिंग एंड एंगेजिंग विद सोशल साइंस कॉन्टेक्ट, राइट। कि किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें अगर बच्चों को उनके अच्छे तरीके से सिखा सकते तो वो हमें यूज़ करनी है। एबिलिटी टू इंटीग्रेट असिस्टेड टेक्नोलॉजी इनटू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट, राइट। और टेक्नोलॉजी भी ऐसे होनी चाहिए कि भाई बच्चों को हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि उसको कैसे यहाँ पर यूज़ करना है, राइट। देन पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, पॉजिटिव बिहेवियर का सपोर्ट हमें बच्चों को देना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, राइट। कि भाई बच्चे के लिए एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव
जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो हम कैसे दे सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हमें समझना है। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट चैलेंजिंग बिहेवियर्स एंड प्रमोट पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे हम पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सहायक तकनीक अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें देखना है। तो विकलांग छात्रों की सामाजिक विज्ञान सामग्री तक पहुंचने और उससे जुड़ने में सहायता करने के लिए जो सहायक प्रौद्योगिकी है, ठीक है, किसी टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, कोई उपकरण यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमें देखना है, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए और जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसके निर्देश में एकीकृत करने और छात्रों के लिए उचित सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए। कि भाई जो भी, अगर हमने फ़ोन तो दे दिया, उसको यूज़ करना नहीं सिखाया तो वो आपके काम थोड़ी आएगा, राइट। तो ऐसे ही जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, सहायक प्रौद्योगिकी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी कि उसको कैसे उसको यूज़ करना है। देन सकारात्मक व्यवहार समर्थन हमें देना है। तो एक सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाने के लिए सकारात्मक व्यवहार समर्थन रणनीतियों की समझ यहाँ पर होनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को रोकने और छात्रों के बीच सकारात्मक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रणनीतियों का कार्यान्वयन यहाँ पर होना चाहिए। देन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं, स्टाफ है, उसके फैमिली वाले हैं डिसेबल बच्चे के, ठीक है, या उसके टीचर हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि उसकी हेल्प जो है ओवरऑल वो एक हॉलिस्टिक हेल्प जो है बच्चे की कर सके और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की हो सके। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स गार्डियंस टू इम्प्रूव, ठीक है, टू प्रोवाइड अपडेट्स ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस, डिस्कस अकोमोडेशंस एंड सॉलिसिट फीडबैक, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चों का भी, जो टीचर हैं उनका गार्डियंस के साथ भी, ताकि बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में अपडेट कर सके, वो बातचीत कर सके, ठीक है। कोई एकोमोडेशन की बच्चे को ज़रूरत है उसकी वो नीड ले सके और टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक यहाँ पर मिल सके। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड सेंसिटिविटी, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी विद इन द डिसेबिलिटी कम्युनिटी इंक्लूडिंग कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, राइट। कि डिसेबिलिटी में भी भाई जो बच्चे में क्या क्या यहाँ पर कल्चरल कॉम्पिटेंसी है उनको हमें फाइंड आउट करना है। रिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल बैकग्राउंड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज इन सोशल साइंस इंस्ट्रक्शन, राइट। और जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड है, कोई बिलीफ है, तो उसको हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट करना है। तो उसके बाद संयोग और संचार करना है हमें। तो विकलांग छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विशेष शिक्षा शिक्षक हैं, जो सहायक कर्मचारी है, या जो भी सेवा प्रदाता है, उनके बीच में सहयोग यहाँ पर होना चाहिए कि वो आपस में बातचीत कर सके और छात्रों की प्रगति पर अपडेट प्रदान करने, जो आवाज़ है उस पर चर्चा करने और जो प्रतिक्रियाएं मांगने के लिए माता पिता या जो अभिभावक है उनके साथ प्रभावी संचार यहाँ पर होना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें पता लग सके कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। देन सांस्कृतिक क्षमता और जो संवेदनशीलता है उसे हमें देखना है। तो सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक आर्थिक कारकों से विकलांगता समुदाय के भीतर जो विविधता है उनकी जो मान्यता है, ठीक है, कि विकलांगता के अंदर भी भाई किस संस्कृति से बच्चा बिलोंग करता है, कौन सी भाषा है वहाँ पर, कैसे सामाजिक आर्थिक कारक है, तो उन सबको हमें पहचानना है। और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में छात्रों और उनके परिवारों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, विश्वास है या जो मूल्य है, उनका हमें सम्मान करना है। Then data informed decision making. So use the data including formative assessment and summative assessments to monitor students progress, identify areas of growth and inform instructional decision, right। कि जो भी हमें डेटा मिला है कि भाई बच्चा फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, वहाँ पे बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है, समेटिव असेसमेंट में बच्चे ने कैसे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसके लिए डिसीजन बनाने हैं। Then collaboration with colleagues to analyze data and make informed decisions about interventions and accommodation, right। फिर जो colleagues हैं उनके साथ हमें collaborate करना ताकि अच्छे इंटरवेंशन हम इनकी कर सके और अकोमोडेशन जो भी नीडेड है वो इनको दे सके। देन एम्पैथी एंड पेशेंस। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन वर्किंग विद स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, राइट। तो एक एम्पैथी और पेशेंस वाली फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड, राइट। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। तो जो डेटा है हमें मिला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निर्णय लेना है। तो छात्रों की प्रगति की निगरानी करने, विकास के क्षेत्रों में पहचान करने और निर्देशात्मक नीतियों को सूचित करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में भी बच्चे ने कैसा किया है उसका डेटा हमें लेना है। और डेटा का विश्लेषण और हस्तक्षेप का समायोजन है जो हम करेंगे उसके बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जो सहकर्मी है उनके साथ सहयोग यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ठीक है। और सहानुभूति और धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम विकलांग बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो विकलांग छात्रों
छात्रों के साथ काम करते हेतु सहानुभूति, धैर्य और समझ का हमें प्रदर्शन करना है और एक सहायक और पोषणपूर्ण सीखने का माहौल बनाना है, जहाँ सभी छात्रों को लगे कि भाई वो मूल्यवान है, सम्मानित है और शामिल वहाँ पर हैं। ठीक है। So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel, right? और अगर आपको PDF फाइल्स यहाँ पर चाहिए या अपना स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपको पेड कोर्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। So see you in the next video. Till then, नमस्कार।